हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैथ्स है, जो एनसीईआरटी मैथ भी लगभग सेम होता है, पूरे बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया में लगभग हर स्टेट में एनसीईआरटी का बुक चलता है, जो हिंदी माध्यम का जो बुक है, तो उसी बुक का हम इस वीडियो में आज प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए आज के सेशन में हम जो आपकी बुक का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसका हम प्रश्नावली 1.1 का एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले इससे जितने सारे रिलेटेड प्रमेयिका थे उसका हम वीडियो हम इससे पहले वीडियो में हमने उसका सारा आपके बारे में आपको बता चुके हैं। तो इसमें हम एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले आप जब अपना बुक देखेंगे तो पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो लिखा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, और तीनों का मुझे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालने का एक विधि देता है, एक तरीका देता है जिससे हम एचसीएफ निकालते हैं। तो हम पहले पढ़ चुके हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही काम करता है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके ही हम इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमने, जैसा कि आपको पता है कि ये पेन और ये कोई कॉपी नहीं होता है, ये एक राइटिंग पैड होता है जिस पर लिखना पड़ता है, और लिखने की वजह से बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, और लंबी वीडियो की वजह से लोगों को देखने में बच्चों की कठिनाई होती है क्योंकि ज़्यादा नेट की जरूरत होती है और ज़्यादा समय की जरूरत होती है। तो उसको देखते हुए मैंने हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन का एक पीपीटी बना के रख दिया है, और उसको मैं वहीं पर अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि हमें भी समझाने में आसानी हो, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम समझा पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे है। इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यानी हमारे पास है 135 और 225, इसका मुझे निकालना है एचसीएफ। हम कैसे निकालेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 135 और 225 यानी 135 और 225 का मुझे एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 225 बड़ी संख्या है किससे, 135 से। तो हम यहाँ भी लिखे हैं चूंकि 225 बड़ा है 135 से और मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम हमेशा जो बड़ी संख्या है उसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो हमने क्या किया, 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन थी, 225 बड़ी थी, यहाँ मैंने लिख दिया है। और आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही आप लिख देंगे, ठीक है, कि चूंकि 225 क्या है, बड़ा है, यानी ग्रेटर देन है 135 से, तो हम बड़ी संख्या को क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और छोटी संख्या को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। यहाँ पर हम लिख दिए माना मतलब कि 225 को हमने ए माना और 135 को हमने बी माना। क्यों बी माना, क्योंकि ए बड़ी संख्या थी, इसलिए ए को हम बड़ी संख्या को हमने ए मान लिया और छोटी संख्या को 135 को हमने बी मान लिया। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अब हम ये जो प्रोसेस होगा, चरण 1, चरण 2, चरण 3, तो यही पूरा प्रोसेस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। लेकिन हम यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, क्योंकि प्रमेयिका के आधार पर ही एल्गोरिथम बनता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, क्योंकि हमारे पास ए का मान पता है और बी का भी मान पता है, ए की वैल्यू मुझे पता हो गया कितना है 225 और बी का मान कितना हो गया 135। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या करते हैं, लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर। यानी अगर ए कोई संख्या है तो उसको हम BQ प्लस आर के फॉर्म में बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए एक धनात्मक संख्या थी 225, हमने ए की जगह 225 को रख दिया और बी की जगह हमने क्या किया, 135 रख दिया। ठीक है, आप अब ये वाला हमने कैसे लिखा है तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आप चाहे तो 135 से यहाँ पर 225 में आप भाग लगा सकते हैं, और 135 दूना होता है 270, तो 270 तो इसमें लगेगा नहीं, तो एक मरतबे ही लगेगा 135, और जब हम इसे घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी 90 बचेगा। तो याद रखिए, देखिए हमने 135 से भाग लगाया तो ये भाजक है, 135 से हमने भाग लगाया,
भाज्य ये है 225 में हमको भाग देना है। देना कितना से? 135 से। तो हमने 135 से भाग दिया, एक मर्तबे लगा। जो भागफल आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, और जो शेष आया है हमारा, यानी हम 135 से 225 में जो भाग दिए एक मर्तबे, तो यहाँ पर जब घटा है तो 90 शेष बचा है। तो शेष ये होता है, यहाँ पर शेष लिखा जाता है। तो आप चाहेंगे कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पेपर में भी, एग्जाम में भी या कहीं भी, तो आप इससे साइड में आप चाहेंगे तो भाग भी दे सकते हैं, यानी जहां पर क्वेश्चन बनाएंगे वहां पर साइड में भाग दे सकते हैं। लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है, तो आपको प्रोसेस यही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जो प्रोसेस हमने यूज किया है। तो हमने सबसे पहले ए मान लिया, 225 को ए, 135 को बी, और हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी के पास आर लिख दिया। अब 225 को हमने 135 से भाग लगाया, एक मर्तबे लगा, तो भागफल को यहाँ लिखा, 135 से हमने भाग दिया, शेष यहाँ लिखा। अब देखिए ये शेष यहाँ पर 90 बच गया, यानी जिसको आर कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं 90। तो अभी तक हमारा एचसीएफ नहीं आया है। यहाँ पर एचसीएफ तब होगा, और एचसीएफ यहाँ पर जो रहेगा, यानी जो भाजक रहेगा वही एचसीएफ का काम करेगा। याद रखिएगा, जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो ये भाजक एचसीएफ कब होगा? भाजक एचसीएफ तब होगा जब हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 0। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 0, यानी आर का होना पड़ेगा 0। अभी तक तो आर 0 नहीं आया है, इसका मतलब है कि हमको चरण 2 में जाना पड़ेगा। जब चरण 2 में जाएंगे तो याद रखिएगा, इस भाजक को अब हम इस जगह पर रखेंगे, यानी ये ए का काम करेगा और 90 जो शेष है वो बी का काम करेगा। और फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के ही आधार पर ए को हम 135 को, यानी यहाँ जो भाज्य है उसको यहाँ पर रख देंगे और भाग लगाएंगे शेष है 90 से। तो जब हम 90 से भाग लगाएंगे 135 में, तो एक बार जाएगा, और एक बार जाएगा 90 यहाँ पर लग जाएगा, और शेष बच जाएगा 45। तो फिर हम वही देख रहे हैं कि 135 में हमने 90 से लगाया, तो एक भागफल एक आया, और हमारा 45 क्या बच गया? शेष बच गया, ठीक है। फिर अभी भी देख रहे हैं कि हमारा आर बराबर 0 नहीं आया, तो फिर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, चरण 3 में जाना पड़ेगा। तो चलिए चरण 3 में देख रहे हैं। जब चरण 3 में आए तो फिर से हम इस जो भाजक है उसको यहाँ लिख दिया, और जो शेषफल था उसने हमने भाजक की जगह रख दिया, बी की जगह। फिर अब हम 45 से जब इसको डिवाइड करके देखते हैं 90 को, तो 45 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 45 गुना क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया तो हमारा शेष क्या बचा? 0 हमारा क्या बच गया? शेष बच गया। तो अब देखिए, जैसे ही हमारा 0 शेष बच गया, यानी आर जो है रिमाइंडर हमारा 0 बच गया, हमने यहाँ लिख दिया है, यहाँ शेष क्या हो गया? 0 हो गया। और जैसे ही शेष 0 होगा, तो शेष 0 होने पर जो भाजक रहेगा, भाजक वही क्या होता है? ये 135 और 225 का क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही शेष 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वो 45 होगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज हम एक नए तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। हमने पहले से बहुत मेहनत करके पीपीटी तैयार कर लिया है, फिर आपको समझा रहे हैं ताकि आपको देखने में भी आसानी हो, क्योंकि राइटिंग पैड से लिखने पर ज़्यादा क्लियर आपको दिखता भी नहीं है जो हम लिखते हैं। तो इसलिए हमने ऐसा तरीका अपनाया। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ये तरीका, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 196 और 38 220 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो फिर वही काम करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं चूंकि 38 220 जो है वह बड़ा है किससे? 196 से बड़ा है, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या है उसको हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। बड़ी संख्या को ए मानेंगे और छोटी संख्या को क्या मानेंगे? बी मानेंगे। यहाँ लिख दिया माना, मतलब ए जो बड़ी संख्या था उसको ए मान लिया, जो छोटी संख्या था उसको हमने बी मान लिया, ठीक। अब हमने फिर लगा दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगा दिया। अब हम चरण 1 में देखते हैं 38 220 है यहाँ पर, और हमें भाग लगाना है किससे? 196 से। तो जब हम 196 से भाग लगाएंगे 38 220 में, तो आप भाग लगाएंगे तो याद रखिएगा ये 195 मरतबे पूरा का पूरा कट जाएगा। आप जब भाग लगाएंगे बाय प्रोसेस, तो बाय प्रोसेस जब लगाने जाएंगे तो ये पूरा का पूरा, जब 196 से पहले 1 मरतबे आप लगाएंगे, फिर 9 मरतबे लगाएंगे, फिर 5 मरतबे लगाएंगे, तो 38 220 जो है वह पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 0। यानी पहला जो चरण था, इस फर्स्ट चरण में ही आर का मान क्या आ गया? 0 आ गया। अगर आर का मान 0 आ गया, यहाँ हम लिख रहे हैं, यहाँ शेष क्या हो गया? 0 हो गया। और जैसे ही शेष 0 हो गया, अतः एचसीएफ जो होगा 196 और 38 220 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा? 196 होगा। यानी यहाँ आर 0 जो था वो आर का मान है। जैसे रिमाइंडर 0 बचा
तो यहाँ जो संख्या होता है यहाँ पर वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो हमारा चरण फर्स्ट में ही पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ का जो HCF होगा वो क्या होगा, 196 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे 867 और 225 का HCF निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 867 जो है वो बड़ी संख्या है 255 से, तो हम A को 867 को हम A मान लिए और 255 को हम क्या मान लिए, B मान लिए। छोटी संख्या को हमें B मानना है, याद रखिएगा, और बड़ी संख्या को क्या मानना है, A मानना है, और छोटी संख्या को B मानना है। फिर हम लगा दिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, जो प्रोसेस हमने लगाया था A बराबर BQ प्लस R लगा दिया। अब चरण एक में हमने A की जगह किसको बैठा दिया, 867 को, और B हम माना था 255 को, तो B की जगह 255 बैठा दिया। तो अब हम यहाँ पर डिवाइड करके आप देख सकते हैं कि 867 में जब 255 से लगाएंगे तो 3 मरतबे लगेगा, 5 या 15 हासिल 1, 5 या 15 116 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। अब घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 102 शेष बच गया। तो वही हम काम किए, 867 में हमने 255 से लगाया है, 3 मरतबे लगा है, और हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो कितना बचा है, 102 बचा है। तो चूंकि R बराबर 0 नहीं आया, तो R बराबर 0 नहीं आया तो हमको चरण 2 में प्रवेश करना पड़ेगा HCF निकालने के लिए। जब तक R 0 नहीं आएगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तब तो हमको यही प्रोसेस अपनाते जाना है। तो देखिए फर्स्ट चरण में तो हमारा R 0 नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे चरण 2 में। तो चरण 2 में A की जगह हम क्या रखेंगे, जो यहाँ पर भाजक था 255 यहाँ पर रखेंगे, और जो शेष बचा था उसको B की जगह रखेंगे। अब हम 255 में 102 से भाग लगाएंगे तो कितना मरतबे लगेगा, 2 मरतबे। आप यहाँ पर भाग लगा के देख सकते हैं, 102 से हम डिवाइड करेंगे 255 को, तो 102 दूना क्या होगा, 204 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, 5 में से 0 जाएगा तो पूरा 5 का 5 आएगा, रिमाइंडर यानी रिमाइंडर हमारा 51 बच गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर शेष 51 है, तो यहाँ भी R बराबर 0 नहीं आया, तो हमको प्रवेश करना पड़ेगा चरण 3 में, यानी HCF निकालने के लिए R का 0 होना बहुत ही जरूरी है। तो चरण 3 में आए तो हम फिर से यहाँ पर जो भाजक था 102 उसको हमने A की जगह रख दिया, यहाँ पर रखेंगे A की जगह, और जो शेष था 51 उसको हम यहाँ पर रख दिया B की जगह। और अब हम फिर 51 से जब 102 में जाएंगे भाग लगाने, तो 51 दूनी होता है 102, और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 0 रिमाइंडर बच गया। जैसे ही 0 रिमाइंडर बचा तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ शेष क्या हो गया, 0 हो गया। अतः HCF ऑफ 867 और 255 यानी 867 और 255, यानी 867 और 255 का जो HCF होगा वो कितना आंसर होगा, 51, यानी यहाँ जो भाजक होता है वही, तो 51 इसका क्या हो गया, आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है क्वेश्चन तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो पहला क्वेश्चन था, उसमें 3 क्वेश्चन था, हमने तीनों क्वेश्चन सोल्यूशन आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करने के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक हो। यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, याद रखिएगा, विषम संख्या आप जानते हैं क्या होता है, विषम संख्या होता है जो जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, यानी कुछ न कुछ शेष बच जाए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगा, 5 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, लेकिन 4 ये सम संख्या होता है, 6 सम संख्या होता है क्योंकि 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, लेकिन 3 2 से पूरा नहीं करता है, शेष बच जाता है, तो ये सब विषम संख्या। तो कहता है कि हमें दर्शाना है कि कोई भी विषम संख्या जो होता है वो 6q + 1 का या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं ट्राई करके क्या ऐसा सही में होता है या नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि 13 एक विषम संख्या है, 13, तो 13 को हम क्या 6q + 1 के रूप में चेंज कर सकते हैं। देखते हैं, 6 × 2 + 1, देखिए 6 दूनी 12 1 13, यानी 2 यहाँ पर कोई धनात्मक पूर्णांक होगा, तो 6 दूनी 12 1 13, देखिए बदल गया। और कोई दूसरा लेते हैं, मान लीजिए हम 17 ले लिए, तो 17 को हम क्या कर सकते हैं, 6 × 2 और +5, देख लिए, यानी 6q + 5 के रूप का हो गया, जहां q क्या है, कोई
पूर्णांक है, यहाँ लिखा हुआ है q कोई क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ q का मान 2 हो गया, q 2 तो पूर्णांक है और प्लस 5, यानी कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा ही होगा। आप देख सकते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने 51 ले लिया, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 8 + 3, यानी ये हो गया 6q + 3 के रूप का, क्योंकि जहां पर q का मान हो गया 8। मान लीजिए आपके पास आ गया 61, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 10 + 1, जहां पर q का मान कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 6 × q + 1, जहां q = कितना आ गया, 10 आ गया। तो किसी भी विषम संख्या को हम इस रूप में बदल सकते हैं। तो ये तो आपको हम प्रैक्टिकली आपको समझा दिया कि कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन आइए हम उसको एक कैसे प्रूफ कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, उसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे इसको हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबसे पहले हमने क्या मान लिया, सबसे पहले हमने मान लिया कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b = 6 मान लिया। b = 6 क्यों माना, हम b = कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम b = 6 इसलिए प्रीफर किया है क्योंकि हमें 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का बनाना है, दिखाना है, और b का मान यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, इसीलिए हमने क्या किया है, b = 6 लिया। याद रखिएगा कि b = 6 किया, क्यों लिया है, क्योंकि मुझे इसको दिखाना है 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का दिखाना है, इसलिए हमने b का मान 6 लिया। तो मानना है हमने क्या क्या माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, हमने मान लिया कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b = 6 मान लिया क्योंकि b हमको क्योंकि इस रूप में हमें दिखाना है। ठीक, चलिए अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फॉर्मूला तो आप जानते हैं, a = bq + r होता है, जहां q > 0, यानी जो q होता है वह > 0 होगा, यानी q का मान 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है। और r एक पूर्ण संख्या इस प्रकार है कि r की जो वैल्यू होगी वह 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 6 से छोटा होगा। क्यों होगा, देखिए, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि इसको जब हम इस रूप में लिखेंगे a = bq + r को, तो ये हो जाएगा a = 6q + r, क्योंकि b का मान 6 है, और हम जानते हैं कि रिमाइंडर जो होता है वह भाग देने वाली संख्या से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, यानी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर b का मान जो है वह क्या है, 6 है, यानी a = क्या है, 6q + r। आप एक स्टेप और लिख देंगे यहाँ पर, इसके बाद आपको एक स्टेप और लिखना है, a = 6q + r लिख देना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्टेप आप एक लिख दीजिएगा, इस स्टेप के बाद आपको ये स्टेप लिखना है, और तब जाकर के इन सारे स्टेप को आपको लिखना है। यहाँ पर एक मिस हो गया, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कोई ज्यादा मिस्टेक नहीं बड़ी, बहुत बड़ी, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आप याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लिखेंगे a = bq + r, और फिर उसके आगे अगला स्टेप पहले आप तो लिखेंगे जो लिखा हुआ है, मैं एक बार लिख बता देता हूँ, a = आप लिखेंगे bq + r, और चूंकि b का मान मुझे पता है तो हम लिखेंगे a = 6q + r। दूसरा स्टेप आप ये लिखेंगे, और तब उसके आगे जो भी लिखा हुआ है आप यहां से लिखना शुरू करेंगे, जहां q > 0 जो भी लिखा हुआ है यहां पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो हम जानते हैं कि r जो होता है, r वो शेष होता है, और यहाँ पर भाग देने वाली संख्या 6 है, तो r कभी भी, r तो हमेशा 0 के बराबर, 0 से बराबर भी हो सकता है r का मान, या 0 से बड़ा ही होगा, लेकिन माइनस में, और छोटा हुआ किससे, 6 से बड़ा नहीं हो सकता r का मान, क्योंकि 6 भाजक है, भाग देने वाली संख्या है। तो r का मान यहाँ पर क्या क्या संभव होगा, देखिए, r जो है वह 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा होगा, तो यानी r का जो संभव मान होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 से लेके 5 तक। क्यों, क्योंकि r का मान देख रहे हैं आप, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा तो 0 भी हो सकता है, लेकिन 6 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये r का मान संभव है। अब देखिए, अब r का मान क्या क्या संभव है आप तो देख लिया, r का मान 0 से लेकर के और 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब मान संभव है। तो हम सबसे पहले लेते हैं, जब r = 0 होगा तो आपने देखा है कि a बराबर क्या था, 6q + 1 था। अभी आपने देखा है a = 6q + 1 था,
यानी हम देखें और जब r बराबर 0 लेंगे तो आप बताइए कि मुझे a इक्वल टू 6q प्लस 1 होता है, और जब r बराबर 0 हो जाएगा, r बराबर 0 हो जाएगा तो a का मान क्या हो जाएगा 6q प्लस ये r है तो r की जगह हम 0 डाल देंगे, तो यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है a इक्वल टू 6q, हमने r का मान 0 डाल दिया। ठीक है, अब देखिए जब r बराबर 1 हो जाएगा तो हम जानते हैं कि a इक्वल टू क्या है 6q प्लस r था, तो जब हम r इक्वल टू क्या डालेंगे 1 डालेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 1, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए फिर है फॉर्मेट a इक्वल टू 6q प्लस r, और जब r इक्वल टू 2 हो जाएगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 6q प्लस 2 आ गया, यानी हमने r का मान यहाँ पर क्या कर दिया डाल दिया सॉरी, हमने r का मान यहाँ पर क्या कर दिया डाल दिया। उसी प्रकार जब r का मान 3 लेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6q प्लस 3 हो जाएगा। जब r का मान 4 लेंगे तो a इक्वल टू 6q प्लस 4 हो जाएगा। जब r का मान 5 लेंगे तो a का वैल्यू 6q प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब a इक्वल टू 6q आया, a इक्वल टू 6q प्लस 1 आया, a इक्वल टू 6q प्लस 2 आया, फिर 6q प्लस 3 आ गया, फिर 6q प्लस 4 आया, 6q प्लस 5 आया। अब देखिए q यहाँ पर कोई पूर्णांक है तो हम जरा यहाँ पर मान लिख करके चेक करें कि भाई a इक्वल टू 6q है, तो q तो कोई भी पूर्णांक है, यहाँ पर लिखा है q एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, यानी जहाँ q एक और ऋणात्मक, सॉरी यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर और ऋणात्मक होगा, कुछ गलती लिख दिया उसने, q जहाँ पर एक और ऋणात्मक नहीं होगा और ऋणात्मक होगा। ठीक है, और ऋणात्मक, ये आप सही कर लेंगे। ठीक है, और ऋणात्मक है तो चूंकि q और ऋणात्मक है तो जब और ऋणात्मक है तो 6 का कुछ भी 1 डाले हम तो 6 हुआ q का मान, 2 डालेंगे तो 12 होगा, 3 डालेंगे तो 18 होगा, 4 डालेंगे तो 24 होगा। मतलब हम देख रहे हैं कि q का मान कुछ भी डाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 तो ये हमेशा क्या देता है सम संख्या, यानी ये क्या देता है सम संख्या देता है। अच्छा, यहाँ पर आप अगर कुछ डालेंगे, मान लीजिए कि हम डालते हैं 6q प्लस 1 तो ये तो पहला सम हो गया। ठीक है, ये याद रखिए सम हो गया। अब a इक्वल टू 6q प्लस 1 है, यहां से देख सकते हैं आप, तो जब हम q का मान कुछ भी डालेंगे 1 डाल लिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 जोड़ 1 7 हो जाएगा। जब हम q का मान 2 डाल लेते हैं तो प्लस 1 6 दूनी 12 क्या होगा 13 होगा। ठीक है, जब a इक्वल टू हम कुछ और लेते हैं, जब a इक्वल टू क्या है 6q प्लस 1, जब a इक्वल टू हम 4 ले लेते हैं, q इक्वल टू 4, तो q इक्वल टू 4 अगर हम लिया तो फिर भी आप देख रहे हैं कि 6 चौक 24 फिर 25 आ गया। मतलब ये जो a इक्वल टू 6q प्लस 1 के रूप का है ये बार बार क्या देता है विषम संख्या देता है। तो उसी प्रकार जब इसमें भी हम मान डालेंगे तो ये क्या देगा हमें सम संख्या देगा, इसमें डालेंगे तो क्या देगा विषम संख्या देगा। आप डाल सकते हैं, देखिए अगर 2 डाल दिया हमने q का मान तो 6 दूनी 12 3 15, लेकिन यहाँ पर अगर हम 1 डाल दिया तो 6 का 6 2 8, 2 डालेंगे तो 6 दूनी 12 2 14, तो ये हमेशा सम देगा। उसी प्रकार ये सम देगा, ये विषम, यानी जो पहला जो था a इक्वल टू 6q ये सम संख्या देता है, फिर 6q प्लस 1 क्या देता है विषम संख्या देता है, फिर 6q प्लस 2 क्या देता है सम संख्या देता है, फिर 6q प्लस 3 क्या देता है विषम संख्या देता है, फिर 6q प्लस 4 सम संख्या देता है, 6q प्लस 5 विषम संख्या देता है। तो यानी हमें इतना बात पता है कि भाई a तो विषम संख्या है, तो जब a विषम संख्या है, आपको पता है कि a विषम संख्या है, हमने यहाँ पर माना था, आप देख सकते हैं इस प्रीवियस स्लाइड में, देखिए हमने माना है कि जहां पर एक क्या है, सॉरी एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड में, हाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने a को क्या माना था धनात्मक विषम संख्या, विषम संख्या हमने माना था। ठीक है, तो जब विषम संख्या अगर हमने इसको माना था तो आप बताइए कि विषम संख्या कभी भी सम संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, विषम संख्या कभी भी सम संख्या बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब a का मान 6q नहीं होगा, 6q प्लस 1 हो सकता है। हाँ, फिर देखिए फिर ये सम संख्या था तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि विषम संख्या सम संख्या के बराबर नहीं हो सकता, और ये विषम संख्या देता है तो ये पॉसिबल है, संभव है ये मान। ये सम संख्या देगा ये पॉसिबल नहीं है, ये विषम संख्या देगा ये पॉसिबल है। मतलब कि a एक विषम संख्या है, a जो था वो एक क्या था विषम संख्या था, और अगर a विषम संख्या था तो उस केस में 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम संख्या देता है, और a एक विषम संख्या है
अतः a का मान 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि 6q प्लस 2 6q प्लस 4 एक सम संख्या देता है, जबकि a हमारा विषम संख्या है। तो कभी भी विषम संख्या सम संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए a का क्या क्या मान 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, यानी एक की जो मान संभव होगा वो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 ही संभव है। अतः हम कह सकते हैं जहां q एक और ऋणात्मक पूर्णांक है, याद रखिएगा यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, और ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कोई भी विषम संख्या, अब हम ये बात कह सकते हैं कि कोई भी विषम संख्या जो होता है उसको हम 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी इसी तीनों में से किसी न किसी रूप का होगा विषम संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 3, बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझिए क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को वे समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हमारा मतलब हमें सब में बराबर रखना है, और अधिकतम संख्या क्या होगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम इसे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे HCF निकालना पड़ेगा। यानी जो आपको 616 दिया हुआ है और जो 32 दिया हुआ है और जो 616 दिया हुआ है, इसका मुझे निकालना है HCF, क्योंकि स्तंभों की मुझे क्या निकालनी है, अधिकतम संख्या। तो हम इसका हल करते हैं। देखिए, स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए मुझे HCF चाहिए, किसका, 616 और 32 का मुझे चाहिए HCF। जिस फॉर्मेट में हमने यहाँ पर लिखा है उसी फॉर्मेट में आपको कॉपी में लिखना है, और आपके पेपर में भी जाकर के लिखना है। 100% गारंटी है कि आपको 100% नंबर आपको मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है तो पूरा आपको 3 नंबर मिलेगा, क्योंकि सारे स्टेप्स को हमने इसमें अच्छे से लिखने का प्रयास किया है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे, किसका, स्तंभों की संख्या निकालने के लिए हम 616 और 32 का HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए पहले भी पता है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर 616 बड़ा है और 32 क्या है, छोटा है, तो जो बड़ी संख्या है उसको हम A मान लेते हैं, जो छोटी संख्या है उसको हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। हम लिख देंगे मानो। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सॉरी यहाँ पर स्मॉल a दीजिएगा। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R हम लगाते हैं। अब हमने क्या किया, देखिए चरण एक, अब हम तो चरण 1 करेंगे। जब चरण 1 में गए तो 616 था, 32 से हमको भाग लगाना है, तो हम 32 से भाग लगा के चेक करते हैं 616 में। आप लगाइएगा तो 19 मर्तबे जाएगा, और जो भी आए शेष हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा। आप भाग लगा के यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कॉपी में बगल में कर सकते हैं, जहां क्वेश्चन बनाएंगे बिल्कुल आप कर लेना। ठीक है, तो 32 से आप इसे भाग लगा के चेक करें, 19 मर्तबे लगेगा, और 19 मर्तबे लग जाएगा तो कीमत कितना शेष बच जाएगा, 8, यानी हमारा शेष क्या बचा, 8। अब देख रहे हैं कि चूंकि r बराबर 0 नहीं आया, और अगर r बराबर 0 नहीं आया तो हमको चरण 2 में प्रवेश करना पड़ेगा। ठीक है, चरण 2 में जब तक हम नहीं रुकेंगे, कब तक नहीं रुकेंगे, जब तक r का मान 0 नहीं आ जाए। तो चरण 2 में जैसे ही हमने प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए 32 है, यहाँ पर क्या है, 32 है। अब 32 यहाँ पर आ गया, ये वाला 32 यहाँ आ गया, और ये 8 जो है वो यहाँ आ गया। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ जो जिस भाजक होता है वो एक जगह जाता है, और जो यहाँ शेष होता है वो यहाँ आ गया। अब फिर हम 32 में जब भाग लगाएंगे, किससे, 8 से भाग लगाने जाएंगे, तो 8 चौक 32, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0, यानी r इक्वल टू 0 आ गया, और r इक्वल टू 0 आ गया, तब मुझे अब क्या करना पड़ेगा, स्टॉप, मतलब रुकना पड़ेगा। मतलब हमारा क्या आ गया, हमारा HCF क्या हो गया, निकल गया। हमारा HCF क्या हो गया, निकल गया। देखिए यहाँ शेष 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि HCF 616 और 32 का HCF कितना होगा, 8 होगा। यानी इसका मतलब है अतः कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगा, जिनमें सेना की दोनों टुकड़ियां मार्च कर सकती है। तो पूरी तरीके से आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आप लास्ट में जरूर लिखेंगे, इससे आपका मार्क्स बढ़ता है। ठीक है, HCF निकाल के 8 आ गया, तो हम लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, जिनमें सेना की टुकड़ियां मार्च कर सकती है, जिससे आपको पूरा का पूरा 100% नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप अच्छे से बनाएंगे, इसी स्टेप का पालन करेंगे, इसी स्टेप को फॉलो करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि आपको क्या सिद्ध करना है कि दर्शाइए, यूक्लिड विधान प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक वर्ग, जैसे मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक 3 है तो इसका वर्ग करेगा कितना आएगा 9, तो जो 9 आएगा वह m या 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर 9 आया, ये 3 × 3 है, यानी m का मान जहां पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3m के रूप का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 है, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो इसको 3m+1 के रूप में बदल सकते हैं, 3 × 5 = 1 यानी 3m+1, जहां m का मान कितना हो गया 5 हो गया। मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर कितना आया 16 आया, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5+1 मतलब 3m का मान कितना हो जाएगा 5 + 1, जहां m एक क्या होगा पूर्णांक होगा, m कोई धनात्मक पूर्णांक हो, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने तो प्रैक्टिकली आपको समझा दिया। मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर है, कहता है किसी भी धनात्मक, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 को हम 3 × 8 लिख सकते हैं +1 लिख सकते हैं, मतलब 3m+1 हो गया, जहां m बराबर कितना है 8 है। तो m तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो m का मान कुछ भी हो सकता है। मतलब हमें यह सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो m या 3m या 3m+1 के रूप का होगा, जहां m कोई पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे, कैसे इसको सिद्ध करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या माना हमने, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और माना कि b = 3, b = 3 हमने क्या माना, क्योंकि मुझे 3m या 3m+1 के रूप का दिखाना था, तो हमने क्या मान लिया b = 3 मान लिया। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए, यहाँ पर आपको कैपिटल नहीं स्मॉल a लगाना है, ये बात आपको याद रखना है। तो a = क्या होगा bq + r हो गया। और जब a = bq + r हो गया, तो b का मान जब हम यहाँ डालेंगे तो ये 3q + क्या हो जाएगा r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से b का मान यहाँ डालेंगे ना, b का मान मुझे पता है कि b का मान 3 है, तो हम यहाँ पर b की जगह पर 3 डाल देंगे ना, 3 डालेंगे तो a = कितना हो जाएगा, a = हो जाएगा 3q + r, जहां याद रखिएगा q कोई और ऋणात्मक पूर्णांक है, याद रखिएगा q जहां पर क्या होता है कोई और ऋणात्मक, यहाँ जो q है ये वाला q, ये कोई और ऋणात्मक पूर्णांक होगा। और r का मान क्या संभव होगा, तो आपको पता ही है r शेष है, तो वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जो भाजक है, जो भाग देने वाली संख्या 3 है, वह 3 से हमेशा छोटा ही रहेगा। मतलब r का मान यहाँ पर 0 संभव है, 1 संभव है, 2 संभव है, 3 संभव है। r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, यानी ये चारों मान यहाँ पर संभव है। ठीक है, अब देखिए, तो अब इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से का प्रयोग करते हैं और चरण फर्स्ट लेते हैं। चरण 1 में हम क्या है, देखिए जब r का मान 1 लेंगे, तो r का मान 1 लेने पर ये क्या हो जाएगा a = 3q हो जाएगा। और a = 3q क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रूप था वो a = क्या था, अभी आप देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पर देखिए, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो a = क्या हो गया bq + r, तो a का फॉर्म जो था हमारा 3q + r के फॉर्म का था। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा कि 3q + r के फॉर्म का है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, हाँ इस लाइन देखिए कि हमारा a = क्या था 3q + 1 का रूप का था, a का वैल्यू था 3q + 1 का रूप था, तो 3q + 1 का रूप था, तो हम क्या करेंगे, हम क्या मान लेते हैं r का मान जब 1 लेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया a = 3q + 1 है, तो हमने r का मान क्या ले लिया 1 ले लिया। r का मान जब 1 लेंगे तो देखिए, सॉरी r का मान यहाँ पर हम 0 लेंगे, मिस्टेक है यहाँ पर, देखिए r का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 0। ठीक है, याद रखिएगा r का मान क्या होगा 0 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो a = 3q + 1, r की वैल्यू हमने क्या ले ली 0 ले ली, और अगर हमने r की मान 0 ले ली तो ये क्या हो जाएगा, अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो a² = क्या हो जाएगा, क्योंकि a = क्या हो गया 3q। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर r का मान क्या ले लिया 0, अब a² = क्या हो जाएगा 9q²। ठीक है,
तो देखिए ए जब दोनों साइड स्क्वायर कर दिए हम, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 9q स्क्वायर, ठीक है 9q स्क्वायर। अब हम इसी 9q स्क्वायर को इस फॉर्मेट में, यानी जो 9q स्क्वायर था उसको हम 3 इंटू 3q स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लिया, तो इस फॉर्म में आ गया। तो अब हम यानी a स्क्वायर बराबर 3m लिख दिया, जहां हमने 3q स्क्वायर को क्या मान लिया m मान लिया, ठीक है बात समझ में आया होगा। यानी जो क्या कहते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर आ गया, तो हमने 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया m, क्योंकि m जहां कोई पूर्णांक है, और आपको पता है कि q यहाँ पर एक पूर्णांक है, और q अगर पूर्णांक है तो किसी भी पूर्णांक का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और उसमें 3 भी एक पूर्णांक है, तो उसको भी गुना करेंगे तो पूर्णांक ही होगा, मतलब ये पूरा का पूरा एक पूर्णांक संख्या है। तो हमने क्या कर लिया a स्क्वायर बराबर 3m मान लिया, जहां m का मान हमने क्या रख दिया 3m, जहां m एक पूर्णांक होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जब r का मान हमने 1 लिया, तो क्योंकि a इक्वल टू रूप क्या था 3q प्लस r का रूप था, और जब हमने r इक्वल टू 1 ले लिया तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पर हुआ है, r का मान हमने a लिया है, तो a इक्वल टू 3 सॉरी r का मान हमने 1 लिया है, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो गया। और जब इसका स्क्वायर करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3q प्लस 1 का जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर होगा, यानी 3q का स्क्वायर होगा, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 3q इंटू 1, और प्लस क्या होगा 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, फिर हो जाएगा 3 दूना 6q हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और जब ये हो गया, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इस दोनों में से, इनके 2 स्टेप में से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 3q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा, सॉरी 2q हो जाएगा प्लस 1, और इसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो जैसे ही अब इसको m मानेंगे तो फिर ये a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा, यानी जहां m का मान हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये 3m प्लस 1 का हो गया। अब देखिए जब r का मान हमने 2 माना तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू था 3q प्लस r का रूप था, और हमने r बराबर क्या मान लिया 2, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए वही चीज यहाँ लिखा हुआ है r इक्वल टू 2, तो a का मान 3q प्लस क्या हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा a इक्वल टू 3q प्लस 2 आ गया, हम बोथ साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करने के बाद ये 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस क्या आएगा 4 आएगा। और जैसे ही 4 आ गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू इस टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए ये लिख लिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इधर देखिए ये 9q स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 12 को 12q रहने देते हैं, और 4 को हम लिख सकते हैं 3 जोड़ 1। और जैसे ही हम इस तीनों में से क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस क्या हो जाएगा 1 और जोड़ 1। अब इसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर हमने वही काम यहाँ पर किया है। देखिए इस तीनों में से हमने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, और इसको हमने क्या मान लिया m मान लिया। तो यहाँ आ गया a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, जहाँ m की वैल्यू ये है जिसको हमने m मान लिया है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कि हम कोई भी धनात्मक संख्या a लिए हैं और उसका जब स्क्वायर किए हैं तो हमेशा वो या तो ये किस रूप में 3m के रूप में या 3m प्लस 1 के रूप में, यहाँ भी 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, जहां m एक क्या होगा पूर्णांक होगा। या आप स्क्वायर निकाल करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 11 का स्क्वायर निकालते हैं 121 होगा, तो इसको भी हम 3 गुना 40 जोड़ 1, यानी अगर यहाँ पर 40 को m मान ले तो 3m प्लस 1, यानी या तो वो 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का ही होगा। तो आप प्रैक्टिकली भी कोई भी किसी का भी वर्ग लेकर के आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के 2 तरीके हैं बनाने का। एक तरीका है जो बहुत लॉन्ग मेथड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम अभी समझाते हैं क्वेश्चन में क्यों लॉन्ग मेथड हम बोलते हैं उसको, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, मुझे घन मतलब होता है किसी का क्यूब निकालना, जैसे 2 का क्यूब करना मतलब होता है 2 का घन करना, यानी 2 का क्यूब होता है 8,
घन मतलब अभी हमने स्क्वायर वाला देखा, ये घन वाला है, ठीक है। का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। जैसे मान लीजिए हमने 3 का घन लिया, हमने एक संख्या ली 3 और 3 का घन क्या होता है 27, तो क्या ये 9m प्लस का होगा? बिल्कुल होगा, 9 गुना 3 यानी 9m का रूप का हो गया, जहां m का मान क्या हो गया 3 हो गया, है कि नहीं। मान लीजिए हम 4 लेते हैं, 4 का घन कितना होगा 64, क्या इसको हम 9m प्लस 1 के रूप में बदल सकते हैं? देखिए बदल सकते हैं बिल्कुल, इसको हम 9 गुना 7 जोड़ 1 लिख सकते हैं, 9 से 63 1 64 यानी 9m प्लस 1 के रूप का हो रहा है। तो कोई भी धनात्मक संख्या का आप घन करेंगे तो या तो वो 9m के रूप का होगा या 9m प्लस 1 के रूप का होगा या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये मुझे साबित करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अब देखिए, हम तो सबसे पहले मानेंगे कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, चलिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस रूप में लाना था, तो जनरली हमने सारे क्वेश्चन में जो यहाँ पर जिस रूप में लाना था हमने b का मान वही माना है, अर्थात b का मान हम यहाँ पर 9 मान करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा हुआ। क्यों? क्योंकि r का मान 0 1 2 3 4 से 8 तक संभव हो सकता है जब b का मान हम 9 लेंगे। तो हमें तो कोई धनात्मक पूर्णांक मानना है और क्वेश्चन को साबित करना है, तो हम यहाँ पर b का मान हम कुछ भी ले सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, तो हम 9 नहीं लेंगे। हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए, छोटा करने के लिए हम b का मान क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यह बात समझ में आ गया हो आपको। दोनों तरीका से बना सकते हैं आप, b का मान 9 भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन, तो उतना लंबा ना जाकर के हम आसान से इसको कुछ ही स्टेप में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, माना कि a को धनात्मक विषम पूर्णांक है और b का मान हमने क्या मान लिया 3 मान लिया, तो b बराबर 3 मान का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम पाते हैं। तो हम क्या लगाते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? a बराबर b क्यू प्लस r, जहां q एक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। याद रखिएगा, ये जो हम फॉर्म लिखते हैं a बराबर b क्यू प्लस r, तो वहां q का मान कभी भी माइनस में नहीं होना है, और ऋणात्मक है। आप देख लीजिए, और ऋणात्मक मतलब 0 1 2 3, 0 से लेके आगे की तरफ 1 2 3 4 की तरफ माइनस में नहीं होना है, ठीक है। और r जो है r, वहां पर जो शेष होगा वो भी एक पूर्णांक होगा, इस प्रकार पूर्णांक होगा, r का मान भी एक पूर्णांक होगा, और वह एक ऐसा पूर्णांक होगा जिसका मान कहां तक होगा? r का मान 0 से बराबर होगा r का मान, लेकिन 3 से छोटा होगा, यानी b के मान से हमेशा क्या होगा? r की वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि r शेष है और b भाजक है, तो शेष हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। तो अब देखिए, अब हम फॉर्मेट हमने पता चल गया कि a बराबर b क्यू प्लस r होता है, और जब b का मान 3 है तो हम लिख सकते हैं कि भाई a इक्वल टू क्या होगा? 3q प्लस r हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस r, ठीक है। और जब हम r और r का मान यहाँ क्या क्या संभव है, तो आप r ये लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो। हमने b का मान पता चल गया, अब एक स्टेप यहाँ पर हम लिख सकते थे कि इसीलिए a इक्वल टू 3q प्लस r लिख देंगे। प्लीज आप इसको लिखने के बाद और इस यहाँ तक लिखने के बाद आप क्या करेंगे? ये स्टेप लिख देंगे और लिख देंगे यहाँ r का संभव मान, r का संभव मान क्या क्या हो सकता है, याद रखिएगा। यहाँ r का संभव मान जो होगा वो क्या क्या होगा? वो होगा, सॉरी, r का होगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये 4 संभव मान हो सकता है, ठीक है। सॉरी 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि b का मान 3 है, 0 1 2 ही हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, जब हम r का मान 0 लेंगे तो क्योंकि रूप तो हमारा ऐसा है 3q प्लस 1 है, यहाँ लिखते हैं a इक्वल टू 3q प्लस r के रूप का है, और जब r इक्वल टू 0 हो जाएगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q। तो हमने r इक्वल टू क्या मान लिया? 0, और जैसे ही r बराबर 0 मानेंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर आया 3q आ जाएगा, और हम दोनों तरफ क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो a का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? सॉरी 3q का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, नहीं, a का क्यूब करेंगे और यहाँ समझिए, और 3q का क्यूब मतलब हो जाएगा 27q का क्यूब हो जाएगा, यानी q इक्वल टू हो जाएगा 27q का क्यूब, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ से 9 हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, तो ये 9 3q का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9m के रूप का, जहां इसको हमने क्या मान लिया? m मान लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 9m हो गया। m हमने किसको माना है? 3q को हमने m माना है, ठीक है। तो ये 9m के रूप का हो गया। चलिए, जब r बराबर हम 1 मानेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1, और जब बोथ साइड क्यूब करेंगे तो देखिए a का क्यूब तो एक ही रहेगा, लेकिन 3q प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3, याद रखिएगा 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर
सॉरी 3a² बी, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो याद रखिएगा a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस बी क्यूब। इसी फॉर्मूला को हमको लगाना है। ये फॉर्मूला यहाँ पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। तो हमारे पास क्या आया 27, ये आ गया 27 क्यूब का क्यूब ना यहाँ पर आया फाइनल 3 × 9 क्यूब का स्क्वायर और 3 × 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस सब में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ भी 27 है तो 27 में 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 3 × 9 है। तो जब 9 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में क्या बच गया, 3 क्यूब का क्यूब 3 क्यूब² प्लस क्यूब। इसको हमने क्या नाम दे दिया, m, क्योंकि यह एक पूर्णांक ही होगा, क्योंकि क्यूब पूर्णांक है तो ये एक पूर्णांक होगा, यानी ये m हो गया और ये हमारा हो गया 9m। जब इसको हमने m मान लिया तो 9m + 1 के रूप का हो गया। ठीक है, चलिए अब हम एक बार r का मान क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। जब r का मान 2 लेंगे तो हमारा रूप था a = 3q + r, और जब हम r का मान 2 ले लिए तो a = क्या हो जाएगा, 3q + 2 हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी r का मान जब 2 लिए तो a = क्या हो गया, 3q + 2। अब हम क्यूब करेंगे, दोनों साइड घन करेंगे, तो जब घन करेंगे तो a का क्यूब भी करेंगे और इसका भी घन करना पड़ेगा। और जब हम 3q + 2 का घन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 27 क्यूब का आएगा। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, 3q + 2 का क्या करना है, घन करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, 3 क्यूब का क्यूब यानी 1 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, 3ab²। तो b² मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3a यानी 3a² और b और प्लस b³, ये हो जाएगा, जो कि हो जाएगा देखिए यहाँ पर ये 3 × 3 होती है 27 क्यूब, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हो जाएगा देखिए 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर देख सकते हैं, और 2 दूनी क्या है, ये 4। ठीक है, ये 4 होगा 2 का स्क्वायर, तो ये 4 है यहाँ पर, और ये 3 × 9 क्यूब, तो 4 × 9 क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगला स्टेप जो यहाँ पर होगा 3 दूना 6, तो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, और 3 क्यूब का स्क्वायर यहाँ पर 9q² लिखा हुआ है, मतलब अलग अलग हमने लिखा है इसको 9q²। और 2 का क्यूब क्या है, यहाँ पर 2 का क्यूब कितना है, 8 है। ठीक है, चलिए तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से इस तीनों में हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन लिया, 9। तो 27 में से 9 कॉमन चला गया तो यहाँ बचा 3q। ठीक है, फिर हमने इसमें से 9 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 6q², 9 हट गया तो, और यहाँ से भी हमने 9 हटा दिया तो ये 4q आ गया, और यहाँ पर +8 छोड़ दिया। ठीक है, अब हमने इसको क्या कर दिया, m मान लिया, क्योंकि ये एक पूर्णांक है और m भी कोई पूर्णांक है। तो ये देखिए 9m + 8 के रूप का आ गया। ठीक है, तो यानी हमने देखा कि किसी भी संख्या का जो घन हुआ है वो किस रूप का हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का हुआ है। तो यानी आप कह सकते हैं अतः कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होगा वो 9m का या 9m + 1 का या 9m + 8 के रूप का होगा। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो नया तरीका हम आपके लिए लेकर के आए कि पीपीटी में सारा सॉल्यूशन लिख दिए और अच्छे से समझाने का प्रयास किए। अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और अपने घर पे रहे, पढ़ते रहे। बाय बाय, टेक केयर।